हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस 5 ईयर के जो एम्स के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के जो एमसीक्यूज रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा विद रेशनल्स और विद इमेज बेस्ड एमसीक्यूज भी हम यहाँ पे रखेंगे साथ साथ में डिस्कशन में, ताकि आपका जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है फुल वीडियो में बना रहे और एग्जाम भी नियर बाई है तो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना जरूरी है। और साथ साथ में जो सारे सारे एमसीक्यूज कैसे रहेंगे, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। चलिए, फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ कुबलर-रोस मॉडल फॉर ग्रीफ, a patient experience with unsurprising symptom। पेशेंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक तो अनसरप्राइजिंग सिम्टम्स है उसके, किस प्रकार के हैं, सच एज सैडनेस, लॉस ऑफ समथिंग विच इज कॉमनली सीन ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कुबलर मॉडल। क्या पूछा है आपसे कि अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ कुबलर रोस मॉडल में, जो कि किसके लिए है, ग्रीफ के लिए। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर ही आपका एक एमसीक्यू प्रिपेयर हो रहा है, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ग्रीफ के लिए जो है कौन सा मॉडल दिया रहता है, तो आंसर क्या रहेगा, एलिजाबेथ कुबलर रोस मॉडल। चलिए, अब इसके अंदर क्या कर रहा है, पेशेंट को यहाँ पे सिम्टम्स आ रहे हैं कैसे, सैडनेस के, लॉस ऑफ समथिंग के। तो अकॉर्डिंग टू दीज सिम्टम्स, ये जो सिम्टम्स है ये कुबलर रोस मॉडल की कौन सी स्टेज के सिम्टम है, ये आपसे पूछा गया है। और ये जो एमसीक्यू है ये आपका किसका है, नोट सेट, ठीक है, लास्ट ईयर नोट सेट का ये अपना एमसीक्यू है। देखिए स्टेजेस क्या है, डिनाइल, डिप्रेशन, एंगर और एक्सेप्टेंस। जल्दी से जो है अपने अपने आंसर गेस कर लीजिए, ताकि मैं इसको जो है आगे बढ़ा सकूं, और इससे जितने भी एमसीक्यू निकलेंगे एकदम शॉर्ट टाइम के अंदर मुझे जो है आपको पढ़ाना है। पहली बात तो जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिया है, इसके अंदर जो है आपको हमेशा मोस्टली आपको जो है एग्जामिनर एग्जाम्पल देके ही आपसे पूछेगा, या फिर डायरेक्ट इससे से भी पूछ सकता है, मगर एग्जाम्पल की ज्यादा प्रायोरिटी है आने की। तो देखिए, तो ये जो सिम्टम्स है सारे के सारे, ये किसके सिम्टम है, ये सिम्टम है डिप्रेशन के, ठीक है। तो अपना फर्स्ट एमसीक्यू में अपना आंसर क्या रहेगा, डिप्रेशन। तो देखिए जो स्टेज है ये किसने दी थी, कुबलर रोस ने यहाँ पे जो है ये एलिजाबेथ कुबलर रोस ने इसको क्या स्टेजेस को प्रोवाइड किया था। ये किसके लिए आता है, सेंस ऑफ ग्रीफ या फिर सेंस ऑफ लॉस के लिए जो है स्टेजेस दी जाती है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है आपका ग्रीफ से रिलेटेड, कि ग्रीफ क्या है या फिर टाइप ऑफ ग्रीफ क्या है। तो ग्रीफ का मतलब क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझे कि कुछ लॉस होना, ठीक है। तो ग्रीफ जो है कुछ टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव ग्रीफ या फिर एक्चुअल ग्रीफ, सेकंड होता है परसिव्ड, एंड थर्ड वन होता है एंटीसिपेटरी। अब अपने यहां से क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, नेक्स्ट देखिए कि एक्चुअल ग्रीफ का मतलब क्या होता है, कि ऐसे ग्रीफ जो एक्चुअली में होते हैं किसी पेशेंट को या फिर किसी पर्सन को, जो दूसरे से परसीव्ड हो सकते हैं, ठीक है। किसी और इंसान को भी दिख रहा है कि हाँ ये दुख में है, इसको जो है ग्रीफ है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, किसी लव्ड वन की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तो डेथ किस में आएगा, एक्चुअल ग्रीफ के अंदर। नेक्स्ट जो है परसीव्ड, परसीव्ड में क्या होता है कि इंटरनली जो है ये फील होता रहता है, ठीक है। जिस पर्सन को फील होता है उसको इंटरनली फील होता है, इसे हम क्या कहते हैं, परसीव्ड ग्रीफ। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी ग्रीफ। एंटीसिपेटरी के अंदर क्या होता है कि उसको जो है पहले से ही आभास ऐसे होने लग जाता है कि उसको जो है प्रॉब्लम होने वाली है आगे इन जाके फ्यूचर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल किसी के यहाँ पे कोई सर्जरी करनी है, सर्जरी भी कौन सी, एम्पुटेशन वाली, तो उसको क्या होगा, एंटीसिपेटरी ग्रीफ। तो इनसे जो है आपको एग्जाम्पल देके आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ग्रीफ का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट है ग्रीफ टॉपिक अपना, एक एमसीक्यू एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलता है। इसके बाद में जो इसकी कुछ स्टेजेस होती है, देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेज है जल्दी जल्दी में, और एमसीक्यू कहाँ से बनता बनेगा वही पढ़ेंगे हम। तो अभी आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में आपको क्या बताया गया है कि ये जो आपको स्टेजेस दिख रही है, जो आपको एक ग्राफ का कर्व दिख रहा है,
ये क्या बता रहा है आपको, कुबलर रोस ने यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस दिए हैं उसको एक ग्राफ के अंदर बताया गया है। अब देखिए सबसे पहले जो क्लाइंट को यहाँ पे देखो स्टेप को याद रखने के लिए जो आपका सीक्वेंस है वो क्या होता है, डी ए बी डी ए, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डाबडा। डी से क्या होता है, डेनाइल या फिर शॉक। तो देखो यहाँ पे एमसीक्यू आपको क्या पूछा जाएगा कि एक तो इसका एग्जांपल देके आपसे पूछ लेगा। एग्जांपल में क्या है कि जो डिनाइल है वो आपका सबसे पहले तो ये फर्स्ट रिएक्शन होता है किसी भी स्टेज के अंदर, ठीक है। ये जो आपका कुबलर-रोस मॉडल है फर्स्ट रिएक्शन है। इसके अंदर जो है चीफ रेस्पॉन्स क्या रहता है कि क्लाइंट इसे सोचता है कि उसका जो डायग्नोसिस हुआ है, ठीक है, या फिर उसकी जो प्रॉब्लम है वो बाय मिस्टेकनली उसको बताई जा रही है या फिर कुछ लेबोरेटरी रिपोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है इस प्रकार के, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली डिनाई करता है उस थिंग से। तो यहाँ पर आपको नर्सिंग केयर क्या देनी है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा कि नर्सिंग केयर क्या दोगे यहाँ पे आप, एक्सेप्ट द क्लाइंट रेस्पॉन्स। क्लाइंट के रेस्पॉन्स को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, मगर उसके रेस्पॉन्स को री नहीं करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक दो तीन एमसीक्यू बनते हैं सिंपल सिंपल से, मगर आते हुए भी एमसीक्यू क्या है, ये गलत हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से रखना। सेकंड देखिए कौन सा है, एंगर। तो इस एंगर में क्या होता है कि क्लाइंट को जो यहाँ पे एंगर फील होता है कि उसका जो डायग्नोसिस जो है वो एकदम करेक्ट है, मगर वही क्यों, ठीक है, उसी को ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, वो क्या इसमें फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है, उसको फ्रस्ट्रेटेड रहता है इसलिए। तो देखो यहाँ पर जो है इससे जो है क्लिनिकल रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि हमें वर्बली रिस्पॉन्स करना है उस क्लाइंट को, ठीक है। उसका एंगर वगैरह हो रहा है तो उसको हमें क्या करना है, थोड़ा उस क्लाइंट की जो नीड्स है उस कंडीशन के अंदर उसे हमें पूरा पूरा करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बार्गेनिंग। अब जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा कि कैसे ना कैसे करके जो थिंग उसके साथ में हुई है उसे ओवरकम कर दो या फिर उसे लाइफ से जो है वो हटा दो। तो यहाँ पर क्लाइंट क्या करेगा, अवॉइड करने की कोशिश करेगा, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ये किसमें आता है, बार्गेनिंग में। तो बार्गेनिंग के अंदर नर्सिंग केयर क्या करनी है आपको, एक्टिव लिसनिंग। ये सीधे-सीधे एमसीक्यू बनते हैं अपने, आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर जाएगा पेशेंट यहाँ पे, तो बार्गेनिंग हो गया, कोई प्रकार का यहाँ पे उसको हेल्प नहीं मिल रहा है, तो अभी वो किसमें जाएगा, डिप्रेशन के अंदर। तो डिप्रेशन के अंदर जाएगा तो वो बोलेगा कि आई एम गोइंग टू डाई सून, सो व्हाट्स द पॉइंट, मतलब इस प्रकार के जो एमसीक्यू जो वो करेगा कि इसका कोई जो है रेशनल नहीं है, रीजन नहीं है, मुझे कोई ऐसा करना है, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा क्लाइंट। तो यहाँ आपको नर्सिंग केयर क्या देना है, यहाँ पर भी क्या करना है, उसको एक्टिव लिसनिंग करनी है क्लाइंट की, और यहाँ पर जो है एप्रोप्रिएट टच कर सकते हैं हम उसको, ठीक है, सांत्वना दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस प्रकार से प्रॉब्लम अगर हो रही है तो इसे हम इस प्रकार से जो ओवरकम करेंगे। लास्ट स्टेज कौन सी होती है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, जो होना है सो होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या करना है, नर्सिंग केयर में क्या करना है, आपको क्या करना है, क्वाइट रहना है और उसको जो है सुनना है कि वो क्या करता है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग करनी है, क्वाइट करना है, और जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं उसकी यहाँ पे क्या करनी है, हेल्प करनी है। तो ये होता है आपका क्या, कुबलर रोस मॉडल। इससे बाहर आपका सिंगल एमसीक्यू नहीं जाएगा, बस आपको जो है इसके एग्जांपल्स के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ सर्जिकल ब्लेड इज यूज्ड फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज फॉर ए वुंड एब्सेस। वुंड एब्सेस को इंसिजन एंड ड्रेनेज करने के लिए कौन से नंबर की सर्जिकल ब्लेड को जो है कॉमनली यूज में लिया जाता है, 11 नंबर, 15 नंबर, 22 नंबर और 10 नंबर। देखो रिसेंट के कुछ एग्जाम्स के अंदर जो क्या है कि आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक एमसीक्यू, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, जैसे ये एग्जांपल में आपसे पूछ लिया था कि ये अभी थ्योरेटिकल है, आपको यहाँ पे इमेज नहीं बताई गई है, बस थ्योरी के हिसाब से बताया गया। तो थ्योरेटिकल भी आ सकता है और इमेज बेस भी आ सकता है, तो दोनों के लिए हमें क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। चलिए, तो ऐसा कौन सा सर्जिकल ब्लेड है जिसको हम इंसिडेंट ड्रेनेज के अंदर काम में लेते हैं, और दूसरी और कौन सी ब्लेड जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। जैसे ये तो आपको लास्ट ईयर नोटसेट के अंदर पूछ लिया था, अब आगे इससे और क्या एमसीक्यू बनेंगे वो भी देखेंगे। चलिए, इसका जो यहाँ पे आंसर रहेगा 11 नंबर, 15 नंबर, 22 नंबर या फिर 10 नंबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। 11 नंबर की जो ब्लेड होती है उसे अपन जो है इंसिजन एंड ड्रेनेज करने में इजी रहता है वुंड एब्सेस का। आप देख लेते हैं किस टाइप की शेप की होती है 11 नंबर। तो देखिए यहाँ पर देखिए नंबर 11 है, इसी से आपका जो है एमसीक्यू लास्ट ईयर पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, यूज्ड इन मेकिंग स्टेप इंसिजन एंड इंसर्ट ड्रेन्स, ठीक है। आपको अगर पूछ ले कि ड्रेन्स को यहाँ पे इंसर्ट करना है, पेशेंट की बॉडी में ड्रेन लगाना है, ठीक है, कौन कौन से ड्रेन लगा सकते हैं अपन, रोमोवेक लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी और जो भी ओपन ड्रेन है, क्लोज ड्रेन है, ठीक है, हीमोवेक लगा सकते हैं,
ये सब क्या है, ड्रेन है। तो इनको लगाने के लिए जो हम स्टेप इंसिजन देंगे तो वो भी कौन सा रहेगा, 11 नंबर से देंगे। दूसरा, किसी वुंड को जो है डायरेक्टली हमें इंसिजन करना है, ड्रेनेज करना है, तो उसके अंदर भी कौन सा काम में लेना है, 11 नंबर, क्योंकि इसका जो है टिप कैसा रहता है, शार्प रहता है। काफी छोटे से इन छोटे से पार्ट को इंसिजन करके हम यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो वो पूछा जा सकता है आपको इस स्लाइड के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कोई आपसे पूछा जाएगा, तो वो 10 नंबर से जो है आपको पूछा जा सकता है, यूज टू मेक स्किन इंसिजन। ठीक है, स्किन इंसिजन के अंदर हमेशा इस टाइप की जो आपका जो सर्जिकल ब्लेड है वो आपसे लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो है 12 नंबर, 12 नंबर से क्या पूछ सकता है आपको, यूज टू रिमूविंग सूचर्स। ठीक है, सूचर्स को रिमूव करने के लिए कौन सा नंबर का बीपी जो आपका सर्जिकल ब्लेड है उसको काम में लेंगे। बाकी क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी के अंदर, ये क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरीज के अंदर भी इसको जो है काम में लिया जाता है। ठीक है, तो 12 नंबर का एमसीक्यू बन सकता है, और 10 नंबर में बनेगा तो क्या बनेगा, स्किन इंसिजन। मगर 10 नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, 12 नंबर। अभी बताऊंगा क्यों। नेक्स्ट इमेजेस देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 10 से बड़ी क्या है, 20 नंबर की इमेज है। तो मोस्टली जो आपको जो स्किन इंसिजन के लिए जो आपके लिए आपके सर्जिकल ब्लेड मांगी जाएगी, तो वो कौन सी होती है, 20, 22, ठीक है, 21। ठीक है, ये सारी ब्लेड इनका जरा रोल में आता है। ठीक है, एब्डोमेन सर्जरी करनी है या फिर कहीं और लार्ज एरिया है वहां पर अगर इंसिजन लगाना है, तो ज्यादातर जो है 20 नंबर की अपन यहाँ पे जो है ब्लेड से लगाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है नंबर 15 से, क्या बनेगा, ये भी जो है इसके आगे का जो देखिए यहाँ पे इमेज बेस बन सकता है कि इसका जो डिजाइन कैसा रहता है। स्मॉल कटिंग एज के लिए जो है काम में ली जाती है। और नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्या है, 22 नंबर, ये है 23 नंबर, और ये है 26 नंबर। 26 के नंबर आपको जो है एक यहाँ पे सर्कल एरिया जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ पे, नीडल के अपर साइड में। तो इससे जो आप इसको पता लगा सकते हो। बाकी जो है इन सब का जो 20, 21, 22, 23 और 10 नंबर, इनका सबका सिमिलर एक्शन है, स्किन इंसिजन के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको यहाँ पे जो मोस्टली ब्लेड्स है, जो किस प्रकार से हम उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर के अंदर हमेशा आप देखोगे किस प्रकार का आपको दिखाई देगा, इसकी स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो इस प्रकार का आपको जो है राउंड शेप आपको देखने को मिलेगी स्लाइटली। तो हम समझ सकते हैं कि ये 10 है, 20 है, 21, 22, 23। ठीक है, क्योंकि ये 10 के सिमिलर ही थी वो 20, 21, 20, 23। चलिए इसके बाद में देखो 11 नंबर। 11 नंबर के अंदर मैंने आपको बताया था क्या कि शार्प एंड इसके यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो शार्प एंड से हम यहाँ पे 1 बना सकते हैं। तो 1 नंबर से आप क्या समझ सकते हो, ये कौन सी है, 11 नंबर। नेक्स्ट ये कौन सी है, 12 नंबर, और ये कौन सी है, 15 नंबर। ठीक है, तो इनमें जो है आप आराम से आसानी से पता लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, जहां से सीधे सीधे एमसीक्यू बनते हैं कि 11 नंबर की ब्लेड जो है कहाँ पे काम आ सकती है। ठीक है, स्ट्रेट होती है और पॉइंटेड होती है, लाइक नंबर 1 के जैसे, ताकि आपको याद रखने में इजी हो, स्टेप इंसिजन लगाने के लिए। ठीक है, और वुंड ड्रेनेज के अंदर भी ये काम में आती है, लाइक इन एब्सेस ड्रेनेज, बिकॉज इट इज पॉइंटेड टिप। नेक्स्ट 12 नंबर, एज इज कर्व्ड लाइक नंबर 2, एनेबल सर्जन टू मेक इंसिजन एंड इनएसेसिबल एरिया। ठीक है, इनएसेसिबल एरिया को अगर आपको इंसाइज करना है तो उसके लिए 12 नंबर की इमेज जो आपको लास्ट एमसीक्यू में लास्ट अभी स्लाइड दिखाई थी मैंने, वहां पर आप देख के पता लगा सकते हैं कि 12 नंबर कौन सी है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर। तो 15 नंबर का यहाँ पे जो है एस शेप की या फिर मैं कहूँ 5 शेप की जो है इसका रहती है अपनी डिजाइन। तो इसके अंदर क्या है, शॉर्ट प्रिसाइज छोटा इंसिजन लगाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। नंबर 10 यहाँ पे क्या है, थोड़ा राउंड रहती है, इसलिए इसको जो है कटिंग टिश्यू मतलब स्किन इंसिजन करने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो इसका आंसर क्या रह गया, ऑप्शन नंबर ए, 11 नंबर। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन ओल्डर मेल पेशेंट रिसीविंग नॉर्मल सेलाइन 0.9% थ्रू आईवी लाइन से जो है 0.9% यहाँ पे सेलाइन उसको कंटिन्यू की जा रही है। अब वो कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पाल्पिटेशन। अब वो कंप्लेंट कर रहा है किसकी, एक तो उसको पाल्पिटेशन हो रहा है, दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। द पेशेंट असेसमेंट फाइंडिंग रिवील दैट सेंट्रल वेनस प्रेशर इज 18 सेंटीमीटर H2O। अब जो है पेशेंट को हम जब असेसमेंट किया हमने, तो उसमें क्या रिवील हुआ कि उसका जो सीवीपी है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर H2O है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। अब इस कंडीशन में एज ए नर्स आपके सामने अगर ऐसा पेशेंट हो, तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, कंटिन्यू देना है आईवी फ्लूइड को,
इंक्रीज करना है फ्लोराइड ऑफ आईवी फ्लूइड को, या फिर डिसकंटिन्यू करना है फ्लूइड को, या फिर नोटिफाई करना है फिजिशियन को। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? सेंट्रल वेनस प्रेशर से रिलेटेड एमसीक्यू है और इससे इंपॉर्टेंट है अपने। तो क्या होता है सीवीपी और ये किस प्रकार से काम करता है? हाई होता है तो क्या होता है सीवीपी, लो होता है तो क्या होता है, नॉर्मल कितना होता है? ये कुछ बेसिक एमसीक्यूज जो आपको प्री में देखने को मिल सकते हैं, और ये जो एमसीक्यूज है आपके नोटसेट मेंस के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, या फिर इसके सिमिलर आपसे कोई दूसरा एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है 18 सेंटीमीटर दे दिया, हो सकता है वहां पर आपको 1 सेंटीमीटर एस टू दे दे, या फिर मैं कहूँ 5 सेंटीमीटर एस टू दे दे। ठीक है, या फिर 1 mm अज्जी दे दे। इस प्रकार के एमसीक्यू पूछा सकते हैं। देखिए है क्या सेंट्रल वेनस प्रेशर? देखिए सेंट्रल वेनस प्रेशर जो इम्पोर्टेंट है सबके, ऑल इंडिया जो एग्जाम्स होते हैं उन सबके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। देखिए तो सेंट्रल वेनस प्रेशर मतलब सेंट्रल वेन का ये क्या है? प्रेशर है। ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सीवीपी क्या है? सेंट्रल वेन का प्रेशर है। सेंट्रल वेन कौन कौन सी होती है? तो आपकी वेना केवा। और मैं कहूं सीवीपी किसका प्रेशर हो सकता है? आंसर क्या रहेगा? राइट एट्रियम का। ठीक है, जो आपका वेना केवा जो है ब्लड लेके कहाँ पे आती है? राइट एट्रियम के अंदर डालती है। तो सीवीपी किसका प्रेशर है? वेना केवा का और राइट एट्रियम का प्रेशर है। वेना केवा भी कौन सी? बोथ वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर दोनों ही वेना केवा का प्रेशर है। ठीक है, और राइट एट्रियम का ये क्या, इसके हम प्रेशर यहाँ पे लेते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? क्यों करते हैं हम सेंट्रल वेनस प्रेशर एसेस क्यों करते हैं? ताकि इससे हमें पता लग सके कि अमाउंट ऑफ ब्लड मतलब कितना अमाउंट जो ब्लड है वो हार्ट के पास में वापस रिटर्न हो रहा है, और हार्ट जो है किस प्रकार से उस ब्लड को पंप बैक कर रहा है आर्टेरियल सिस्टम में। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे रिफ्लेक्ट द amount of blood returning to the heart and ability of heart to pump blood back to the arterial system। तो ये है इसका डेफिनेशन कि ये सीवीपी जो हम मेजर करते क्यों हैं। नेक्स्ट अपना ऐसे एमसीक्यू बनता है, ये बनेगा नॉर्मल सीवीपी कितना होता है? तो नॉर्मल सीवीपी जो होता है ये कितना होता है? 2 to 6 mm ऑफ एचजी। सीधा सीधा एमसीक्यू है, सिंपल एमसीक्यू है, कॉम्प्लिकेशन में नहीं रहना है। नॉर्मल सीवीपी कितना रहता है? 2 to 6 mm ऑफ एचजी। और अगर इसी को हम सेंटीमीटर के अंदर देखें तो देखिए एट स्टर्नम में कितना होता है? 0 से लेके 14 सेंटीमीटर एस टू। और यही अगर मिड एक्सिलरी लाइन पे हम देखें तो यहां पर ये कितना होता है? 8 to 15 सेंटीमीटर एस टू। तो ये यहाँ से कुछ नॉर्मल वैल्यूज है इसकी, इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ध्यान में रखना। और अगर आप ईएसआईसी और का एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर इस तरह का एग्जाम ईएसआईसी जो है आपने देखा होगा पेपर्स कैसे आते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल एमसीक्यू, मगर कुछ हटके एमसीक्यू रहते हैं वहां पे, तो वहां पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिख रही होगी आराम से। तो ये जो स्लाइड में आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक पेशेंट का क्या किया जा रहा है? सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर किया जा रहा है। ये क्या है? मैनोमीटर लगा है यहाँ पे। ठीक है, इस मैनोमीटर के अंदर क्या आती है? रीडिंग आती है, और ये सेंटीमीटर एस टू के अंदर देखने को मिलता है हमें। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 वे टेप लगा है। ठीक है, और ये जो है आपका लेवल कौन सा है? देखिए मिड एक्सिलरी लाइन है। नेक्स्ट कहाँ पे है? राइट एट्रियम पे। अब देखो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बनेगा कि एक बनता है क्या? फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस। क्या होता है फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस? इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, और इसका जो है एरिया भी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड एक्सिलरी मिड एक्सिलरी लाइन पे।
ठीक है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड एक्सियल लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, फ्लेबोस्टेसिस एक्सिस को मेजर करते हैं और इसी से हम अपना आंसर भी रहता है जो आपसे पूछते हैं कि जो सेंट्रल वेनस प्रेशर को आपको मेजर कहाँ पे करना है, तो फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस पे। ये सीधा सीधा आंसर है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली पूछे आपसे तो आंसर, प्लस इसमें जो पोजीशन कौन सी रखनी होती है, अगेन आंसर कौन सा रहेगा, सुपाइन पोजीशन। ये एग्जैक्ट आंसर है अपना, सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर कहाँ पे करना है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, ये जो है स्पेस, या फिर मैं बताऊं ये जो राउंड यहाँ पे है, ये कहाँ पे है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड एक्सिलरी लाइन पे। ठीक है, इस प्रकार से जो आप इसको मेजर कर सकते हो, या फिर देखिए निप्पल से आप आराम से इसको जो है अपन नोटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, सेंड इंटर आप जो है वैल्यू जा रही है यहाँ पे, इनको आप किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। देखिए अगर सीवीपी वैल्यू हाई है, अपने एमसीक्यू में कितनी थी, 18 सेंटीमीटर अस टू होती है, मतलब ये क्या है, सीवीपी वैल्यू हाई है, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, हाइपर वोलेमिया हो सकता है स्पेशली, ठीक है, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, उससे क्या होगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कभी भी जो है आप देखते हो कंजस्टिव हार्ट फेलियर का एमसीक्यू आता है, पहले कौन सा होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेल होता है, जिससे क्या होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की वजह से राइट साइड ऑफ हार्ट प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाता है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से, तो फिर वो आगे जाके किसको प्रॉब्लम करता है, राइट साइड हार्ट को, फिर होता है राइट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो अगर हाई सीवीपी वैल्यू है तो इन स्लाइड को आपको याद रखना है, इन्हीं से आपका जो है एमसीक्यू बनेगा और एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर लो सीवीपी वैल्यू है, चांसेस किसके हो सकते हैं, हाइपोवोलेमिया के, वॉमिटिंग एंड डायरिया के, डिहाइड्रेशन के और हेमरेज के। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको पता रखनी है। जो सेंट्रल वेनस प्रेशर से थोड़ा अपना ये 5 to 6 मिनट अपने हो चुके हैं अब तक, मगर इंपॉर्टेंट है इसलिए समझाना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकती है आपके सीवीपी से। देखो हेमरेज हो सकता है, कैथेटर ओकलजन हो सकता है, इन्फेक्शन, एयर एम्बोलिज्म और कैथेटर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ये यहाँ पे क्या है, प्लेबोस्टेसिस एक्सिस से इन्होंने क्या किया है, सीवीपी लाइन को यहाँ पे मेजर करने की यहाँ पे वो प्रोब लगाई हुई है। नेक्स्ट जो है आपको इस टाइप की भी इमेज आपको देखने को मिल सकती है, ये क्या है, ट्रांसड्यूसर। दो टाइप से हम मेजर कर सकते हैं। जो इससे पहले जो इमेज थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या था, वहां पे मेनोमीटर था, और ये यहाँ पे क्या है, ट्रांसड्यूसर है। और इस ट्रांसड्यूसर के अंदर आपको जो है रीडिंग पता लगती रहेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या आती है, वेव फॉर्म आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये जो इमेज है आपको इसमें वेव फॉर्म बनती रहती है, इसको आप पता लगा सकते हो कि उसका जो वेनस प्रेशर किस प्रकार से है। चलिए अपने आंसर पे बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हाई सीवीपी जब प्रेशर होता है उसका रीजन क्या होता है कि हाइपर वोलेमिया। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 18 सेंटीमीटर एस2 है, तो बेस्ट आंसर आपका क्या रहेगा, डिसकंटिन्यू कर दीजिए आईवी फ्लूइड को। ठीक है, सिंगल बेस्ट आंसर क्या है, आईवी फ्लूइड को यहाँ पे क्या कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो, ताकि उसके बाद में जो है जो है जो आपका सीवीपी है वो कुछ टाइम बाद में वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 18 to 15, 15 से ऊपर आपको क्या मानना है, हाई मान के चलना है। अगर मिड एक्सिल लाइन है, और मोस्ट कॉमनली कहाँ पे रखते हैं अपन, प्लेबोस्टेटिस एक्सिस पे ही रखते हैं अपन, मिड एक्सिल लाइन, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इसलिए जो है टॉपिक पढ़ाना इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से आपका किसी भी प्रकार का एमसीक्यू आपसे अगर पूछेंगे एग्जामिनर, वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ए नर्स इंक्लूड द नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ disturbed thought process secondary to paranoia in the care plan for a newly admitted client diagnosed with schizophrenia। एक schizophrenia का client है जो भी न्यूली एडमिटेड हुआ है, उसके लिए डायग्नोसिस क्या बनाया है, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, और साथ में वो क्या कर रहा है, पैरानोया की उसके यहाँ पे कंप्लेंट है, उसके लिए भी केयर प्लान यहाँ पे बनाया जा रहा है। विच अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। अब इस क्लाइंट के लिए हमें क्या अप्रोच रखना होगा केयर प्लान बनाते टाइम पे। अवॉइड लाफिंग और विस्परिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, आपको क्लाइंट के फ्रंट में जो है आपको लाफिंग विस्परिंग नहीं करनी है। बीइंग टू बिगिन टू आइडेंटिफाई सोशल सपोर्ट इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर उसके लिए जो है आइडेंटिफाई करो सोशल सपोर्ट को। सी क्या है, एनकरेज द क्लाइंट टू इंटरेक्ट विद अदर ऑन द यूनिट, क्लाइंट को एनकरेज करना है ताकि दो जो है दूसरे जो यूनिट के अंदर है तो वो भी क्या करे, क्लाइंट को एनकरेज करे इंटरेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, हैव द क्लाइंट साइन ए रिटर्न रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्म,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको रिटर्न, आपको जो है इन्फॉर्मेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, क्लाइंट से आपको वो रिटर्न में आपको रखना होगा। उसके ऊपर जो है साइन आपको होने चाहिए रिटर्न रिलीज इन्फॉर्मेशन फॉर्म में। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, देखिए क्या है, सिजोफ्रेनिया है, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस है, उसके साथ में क्या हो रहा है, पैरानोया। ठीक है, अब आपका आंसर बताइए इस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए ये जो कंडीशन है, ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो उसको डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस है, मतलब पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का जो है यहाँ पे कंडीशन लग रही है। ठीक है, पैरानोइया का जो इफेक्ट आ रहा है वहाँ पे, तो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लाइंट के सामने आपको जो है इस प्रकार लाफिंग और विस्परिंग नहीं करनी है, उससे क्लाइंट को जो है और ज्यादा स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है, फिर वो और ज्यादा जो है अपने एग्जीग्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, पैरानोइड सिम्टम्स जो है उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू, हम डेली जो 15 टू 20 एमसीक्यूज में आपको सोल्व करवाऊंगा प्रीवियस ईयर एम्स के एमसीक्यू के साथ में उनका डिस्कशन, मतलब आपके जो है आराम से मोर देन 50 एमसीक्यूज में आपको हर सेशन के अंदर कंप्लीट करवा के रहूंगा। आपको लास्ट एमसीक्यू के अंदर आप देख सकते हो 7 से 8 एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए थे इस एमसीक्यूज के अंदर भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिसइंफेक्शन इन सर्जिकल यूनिट यूजिंग ग्लूट्रेल्डिहाइड। देखो आप क्या कर रहे हो, कौन सा स्टेटमेंट पूछा है आपसे कि ट्रू है अबाउट डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन वो भी कहाँ पे, सर्जिकल यूनिट, वो भी किससे, ग्लूट्रेल्डिहाइड से। तो ग्लूट्रेल्डिहाइड से जब आप डिसइंफेक्शन करोगे तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। वंस प्रिपेयर्ड कैन बी यूज्ड फॉर ए मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज। आप जो है एक बार आपने जब ग्लूट्रेल्डिहाइड को प्रिपेयर कर लिया है तो आप उसको 7 डेज तक जो है इसको यूज कर सकते हो। 1% ग्लूट्रेल्डिहाइड इज यूज्ड कॉमनली, ग्लूट्रेल्डिहाइड जो है 1% यूज होता है। डायल्यूट विथ वाटर इन 1:5 बिफोर एवरी यूज। नेक्स्ट मिनिमम कॉन्टेक्ट पीरियड फॉर डिसइंफेक्शन इज 20 मिनट। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, ग्लूट्रेल्डिहाइड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए यहां पर अपना जो आंसर रहेगा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट आपसे ट्रू पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि जब ग्लूट्रेल्डिहाइड से जब हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो उसका मिनिमम कॉन्टेक्ट पीरियड टाइम कितना होना चाहिए, 20 मिनट के अंदर फिर ये क्या होता है, डिसइंफेक्ट होता है प्रॉपर तरीके से। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। देखिए 3 टाइप के जो है डिसइंफेक्शन होते हैं। हाई लेवल डिसइंफेक्शन, तो हाई लेवल डिसइंफेक्शन में कौन सा आपका सॉल्यूशन आता है, आंसर क्या रहेगा, ग्लूटरेल्डिहाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू यहां से क्या बनता है कि कितना परसेंट ग्लूटरेल्डिहाइड को यूज करना है, आंसर क्या रहेगा, 2% को हम यूज करते हैं। कितने टाइम ड्यूरेशन तक, तो 20 मिनट तक जो है इसका कॉन्टेक्ट पीरियड रहता है। ये यहाँ पे तीनों ही एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन कौन से इक्विपमेंट को यहाँ पे जो है डिसइंफेक्ट करते हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ब्रोंकोस्कोप। ज्यादातर कौन से किसको करना चाहिए, ब्रोंकोस्कोप के लिए अच्छा है। ठीक है, प्रोक्टोस्कोप और एंडोस्कोप। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू पूछते हैं कि एंडोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप या फिर जितने टाइप के स्कोप्स है उनको किससे आपको डिसइंफेक्ट करना है, तो आंसर क्या रहता है, ग्लूटरेल्डिहाइड्स को कितने परसेंट होता है, 2% होता है। ठीक है, 14 डेज तक इसको क्या करते हैं अपन मैक्सिमम यहाँ पे यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो डिसइंफेक्शन का टाइप रहता है वो है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट डिसइंफेक्शन में कौन कौन से सॉल्यूशन आते हैं, तो देखिए फिनोल और एल्कोहल। ठीक है, दोनों ही क्या रहते हैं, फिनोल एल्कोहल है। ठीक है, डिसइंफेक्ट करते हैं किसको, थर्मोमीटर को। नेक्स्ट थर्ड वन जो है वो आता है लो लेवल, जिसको जो है क्लीन करना होता है फ्लोर को। ठीक है, और फैब्रिक्स को, जिन कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं तो इनमें लो लेवल के डिसइंफेक्शन को यूज में लिया जाता है सॉल्यूशन को। ठीक है, इसलिए जो है स्टेटमेंट 1 यहाँ पे रॉन्ग था, बी यहाँ पे रॉन्ग था और यहाँ पे सी जो है वो रॉन्ग है। चलिए
नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए पेशेंट प्रेजेंटेड विथ स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक, पेशेंट में क्या है, स्वेलिंग है नेक के फ्रंट में, इन मिडलाइन, मिडलाइन में मूव्स ऑन डेग्लूटिशन, ठीक है, वो जो है स्वेलोइंग के साथ में उसको क्या हो रहा है, मूव हो रही है वो जो स्वेलिंग है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी लेस लाइकली डायग्नोसिस, अब जो है ऑप्शंस के अंदर से कौन सा ऐसा ऑप्शन है वो इसका लेस रीजन रहेगा डायग्नोसिस के लिए, या फिर जो जिसकी वजह से नहीं देखने को मिलेगा आपको, थायरोग्लोसल सिस्ट, सॉलिटरी, थायराइड नोडुल इन स्टमस, सब थायराइड ब्रूसाइटिस, सब हायोइड ब्रूसाइटिस, या फिर लाइपोमा, क्या रहेगा यहाँ पे आंसर? तो देखिए, एक नेक के अंदर आपको पूछा है कि एक इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है जो स्वेलिंग में है, और नेक ऑफ फ्रंट के अंदर ये क्या है, सिचुएटेड है, और मूव्स हो रही है डेग्लूटिशन के साथ में, तो देखिए ये लाइपोमा नहीं हो सकता, क्योंकि लाइपोमा क्या होता है, एक फैटी लंप होता है। अब देखिए यहाँ पे ये एमसीक्यू सबके लिए न्यू हो सकता है, मगर इजी इसका आंसर है, आपको बस पता होना चाहिए कि लाइपोमा क्या है। अगर आपको बाकी की तीन चीज नहीं भी पता है तो भी आप आराम से देख सकते हो कि लाइपोमा जो है वो क्या, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, स्किन और अंडरलाइंग मसल लेयर के बीच में। तो ये लाइपोमा नहीं हो सकता, बाकी सब हायोइड ब्रूसाइटिस हो सकता है, सोलिटरी थायराइड नोडुल इंस्टमस और थायरोग्लोसल सिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि ये जो हायोइड और जो थायराइड वगैरह और जो थायरोग्लोसल, ये सारा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आपके नेक में प्रेजेंट रहता है, इन फ्रंट, ठीक है, नेक के फ्रंट साइड में चीजें प्रेजेंट रहती है, तो यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल है देखने में, मगर लाइपोमा जो है यहाँ पर जो है मुश्किल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मसल्स यहाँ पे जो इतनी अच्छे से बिल्डअप नहीं रहती है नेक के अंदर, इसलिए, ठीक है, साथ में जो है ये इसका मूवमेंट भी आपको नहीं देखने को मिलेगा डेग्लूटिशन के प्रोसेस के साथ में। तो देखिए ये जो इमेज है, यहाँ पर आपको सिंपल से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, फैटी टिश्यू है, जो स्किन और इसकी जो मसल लेयर है इस यहाँ पे जो जनरेट हो रहे हैं, ऊपर इसके क्या रहता है, फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है, बहुत से लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोई पेन नहीं होता उनको, ठीक है, लंबे अगर हम उस पर प्रेशर डालेंगे काफी ज्यादा तो वहाँ पे जो पेन होगा, जनरली ये कोई यहाँ पे हार्मफुल नहीं है पेशेंट के लिए, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइपोमा, बस कुछ नहीं है, फैटी टिश्यू है, इनको रिमूव भी करेंगे तो वापस से हो सकते हैं पेशेंट के अंदर, तो जनरली डॉक्टर जब तक पेन नहीं करे तब तक इसको इंसिजन के लगा के हटाने की यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं करता है। यू विटनेस ए 5 year old child who is admitted with you having a seizure, which is an intermediate nursing care which मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर क्या रहेगी अगर किसी बच्चे को जो है सीजर आ रहे हैं, ठीक है, देखिए, मेंटेन ए लाइंग पोजीशन, फ्लैट सरफेस, टर्न हेड टू साइड ड्यूरिंग द सीजर एक्टिविटी, गिव आईवी मिडाजोलम इन अप्रोप्रिएट डोज एंड बिगिन इन्फ्यूजन ऑफ आईवी एंटी कन्वल्जेंट आपको शुरू कर देना है, या फिर मेंटेन सुपाइन पोजीशन, गिव सप्लीमेंटेशन ऑक्सीजन, आईवी मिडाजोलम इज एन अप्रोप्रिएट डोज। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मेंटेन इन लाइंग पोजीशन, फ्लैट सरफेस, टर्न द हेड टू साइड ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी, लूजन क्लोथिंग फ्रॉम नेक चेस्ट एंड एब्डोमिनल एरियाज, सक्शन एज नीडेड, सुपरवाइज सप्लीमेंटल ऑक्सीजनेशन और बैक वेंटिलेशन आपको स्टार्ट करना है, या फिर मेंटेन रखना है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में फ्लैट सरफेस पे, टर्न हेड टू साइड ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी, प्रोवाइड सप्लीमेंटेशन ऑक्सीजन एंड इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, ठीक है, तो आपके सामने 5 साल का अगर बच्चा है उसको सीजर आ रहा है तो आप इमीडिएट नर्सिंग केयर, और वो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगी यहाँ पे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले लाइंग फ्लैट पोजीशन दिलानी है उसको, ठीक है, और जो इंजरी वाली जगह से दूर रखना है उसको, ठीक है, फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, पास में कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जैसे टेबल स्टूल वगैरह, सब कुछ दूर रखना है, ठीक है, टर्न हेड टू द साइड ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी, बस केवल हेड को टर्न करना है ताकि वहां पे एस्पिरेशन ना हो, ठीक है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज ना हो पेशेंट में। नेक्स्ट, उसके जो कपड़े हैं उनको लूज करना है, कई बार क्या होता है कि जो नेक के सराउंडिंग जो है क्लॉथ्स जो है काफी टाइट हो जाते हैं सीजर्स के टाइम पे, इसलिए, और जो है सक्शन कर सकते हैं अपन,
ठीक है, और जो है सुपरवाइज करना, साथ में सप्लीमेंटेशन ऑक्सीजन दे सकते हैं बैग वेंटिलेशन और के साथ में। तो अपना बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, और सीजर को हमें ऑब्जर्व करना है कि कितने मिनट तक सीजर आया है, किस टाइप का सीजर है, ठीक है, क्योंकि बच्चा है इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन हैव रोबस्ट एविडेंस ऑफ हैविंग एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टीज? ऐसी कौन सी मेडिकेशंस है जो एक रोबस्ट एविडेंस है, मतलब क्या होता है, मजबूत एविडेंस है किसके लिए? एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टीज के लिए, मतलब जो पेशेंट सुसाइड करता है उनके एंटी, मतलब उनके अगेंस्ट में जो ये ड्रग काम करेगी, सुसाइड से प्रिवेंट करेगी, ऐसी प्रॉपर्टीज कौन सी ड्रग में है? ठीक है, वेल्पोरेटिन लिथियम, फ्लुएक्सिटिन एसिटालोप्राम, ओलिंजापाइन एंड फ्लुएक्सिटिन, या फिर लिथियम एंड क्लोजापाइन। क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? देखिए, रोबस्ट एविडेंस फॉर हैविंग एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टीज, एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ऐसी ड्रग्स में। तो देखिए यहाँ पर जो है आंसर अपना क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्लुएक्सिटिन और जो एसिटालोप्राम है, ये यहाँ पे काफी रोबस्ट एविडेंस है किसके लिए? एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, तो बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा? वेल्पोरेट लिथियम नहीं रहेगा, क्या रहेगा? फ्लुएक्सिटिन एंड एसिटालोप्राम। ठीक है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स यहाँ पे जो है काफी इफेक्टिव रहती है, ठीक है, डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, एज पर द गैजेटेड गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, एक पर्सन को असेस करना है आपको जिसको क्या है? डिसेबिलिटी है। विच टूल इज यूज्ड टू असेस मेंटल डिसेबिलिटी फॉर पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन? अगर किसी पर्सन को मेंटल डिसेबिलिटी है, उसे हमें क्या देना है? सर्टिफिकेशन देना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से असेसमेंट टूल की नीड होती है? ओके, अच्छा एमसीक्यू है, पूछा भी गया था आपसे। चलिए, इंडियन शेड्यूल फॉर डिसेबिलिटी असेसमेंट के लिए, इंडियन डिसेबिलिटी एंड इमोशनल असेसमेंट शेड्यूल के लिए, इंडियन डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल डिसेबिलिटी के लिए, या फिर इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ मेंटल इलनेस? क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पे शॉर्ट के अंदर क्या नाम बन रहा है आपके पास में? IDEAS, आइडियाज। ठीक है, आप इससे इसको जो है याद रख सकते हो। ठीक है, साइकेट्रिक पेशेंट की मेंटल डिसेबिलिटी के लिए कौन सा टूल हम बनाया है जिससे हम क्या कर सकें? उसकी मेंटल डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सके। टूल का क्या नाम है? आइडियाज, इंडियन डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल। ठीक है, लास्ट में जो है डिसेबिलिटी आई थिंक वापस से टाइप हो गया यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसके लिए जो हम यहाँ पे जो पर्सन जो है डिसेबिलिटी का जो पर्सन रहता है, वो इस आइडियाज वाली जो स्केल की मदद से हम उसको पता लगा सकते हैं भाई उसको कितनी डिसेबिलिटीज है, ताकि उसको क्या मिल सके? इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हो सके उसके, ठीक है, उसके जो राइट है वो उसको मिल सके अच्छे से। ठीक है, तो इस प्रकार को जो है कब यहाँ पे इसको जो स्टार्ट किया गया था यहाँ पे, ठीक है, तो ये किया गया था 1995 में। तो नेक्स्ट देखिए, इस डिसेबिलिटी के अंदर मेंटल रिटार्डेशन को आप जो है किस डिग्री के अंदर यहाँ पे डिफाइन करते हैं? तो बॉर्डर लाइन को कहाँ पे किया गया है? 70 to 79 में, माइल्ड को 50 to 69 में, मॉडरेट को 35 to 49 में, और सीवियर को 20 to
34 लास्ट में क्या होता है, प्रोफाउंड होता है, जहाँ पे कस्टडी में रखना होता है पेशेंट को, उसमें क्या कितना रहता है, लेस देन 20, और इम्पेयरमेंट यहाँ पे कितना होता है, 100%। तो इससे आपको न्यू एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर लाइन से नहीं, आपको माइल्ड से एमसीक्यू बना सकता है, ठीक है। एक तो आपको ये जो आपको रेंज है इसका पता होना चाहिए, और यहाँ पे इम्पेयरमेंट किसमें देखने को मिलता है, ये जो है किसने बताया था, आइडियाज ने इसको बताया था। नेक्स्ट देखिए, ये इसका एक स्कोरिंग पैटर्न है, जिसके अंदर यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे अगर यहाँ इसको स्कोर इसको 0 मिलता है, मतलब किसी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है। 1 मिलता है तो माइल्ड डिसेबिलिटी है, स्लाइट लो, ठीक है। और मॉडरेट के अंदर, सीवियर के अंदर, प्रोफाउंड के अंदर कितना स्कोर मिलेगा इसको, 4। टोटल स्कोर जो रहेगा, एड स्कोर ऑफ द 4 टाइम एंड ऑब्टेन ए टोटल स्कोर, ठीक है। लेस देन 2 ईयर के लिए स्कोर टू बी एडेड 1, 2 to 5 ईयर के लिए 2 आपको ऐड करने हैं उसके अंदर, 6 to 10 के लिए 3 ऐड करने हैं, और मोर देन 10 ईयर्स हो तो उसके अंदर जितना स्कोर है उसके अंदर 4 को और जरा ऐड करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको स्कोरिंग देना है, और ये स्कोरिंग अगर आपको पूछ ले तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेंटल रिटार्डेशन के साथ में ये स्कोरिंग भी आपको पता होनी चाहिए। अगर एम्स कुछ न्यू एमसीक्यूज लेके आता है इस बार, तो हो सकता है वो इनमें से ही आपको मिले, क्योंकि जो टॉपिक है, मतलब आइडियाज के बारे में आपसे पूछ लिया गया है, हो सकता है आपको जो अब की बार वो क्या करे, आपको इसके स्कोर से पूछ ले, है ना। तो हमें क्या करना है, एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ना, 2-3 स्टेप हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि एग्जामिनर्स हम नहीं है, ठीक है। बाकी हम एक स्टेप तो आगे बढ़ के अपन पढ़ ही सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन एन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर कौन सा डिहाइड्रेशन का साइन नहीं है, पेरिनियल एक्सकोरिएशन, डिलेड स्किन पिंच, ड्राई माउथ, या फिर डाइंग ऑफ टीयर। टीयर के ड्राई होना, ड्राई माउथ होना, डिलेड स्किन पिंच होना, या फिर पेरिनियल एक्सकोरिएशन। तो देखो, पेरिनियल एक्सकोरिएशन क्या है, एक प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं, अल्सर कह सकते हैं, ठीक है। तो अल्सर जो होना वो एक डिहाइड्रेशन का साइन जो है कभी भी नहीं होता है, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, प्रेशर अल्सर के अंदर डिहाइड्रेशन एक रिस्क फैक्टर होता है, मगर आप अपन जो यहाँ पे क्या पूछा है, डिहाइड्रेशन का साइन पूछा है, ठीक है। तो प्रेशर अल्सर होने की वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन, अगर आप ब्लीडिंग लंबे टाइम तक होगी तो हो सकता है, मगर अकॉर्डिंग टू दिस एमसीक्यू आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है कि प्रेशर अल्सर से रिलेटेड अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपको क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा पूछा है आपको। आंसर क्या रहेगा, देखो, स्किन पिंच यहाँ पे डिले होगी, ड्राई माउथ रहेगा, टीयर यहाँ पे जो पेशेंट के ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, वो देखने को नहीं मिलेंगे अगर वो डिहाइड्रेशन का पेशेंट है तो, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, पेरिनियल एक्सकोरिएशन। और ये पूछा किसमें गया है, इन्फेंट के अंदर, ठीक है। तो इन्फेंट में यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक स्टेप आगे की, तो यहाँ से कम से कम बनता है कि मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट इसके लिए क्या कौन होता है, आंसर क्या रहेगा, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। A patient presenting in the sign and symptom of persecution, सस्पिशियसनेस, लैक ऑफ इंसाइट में बी हैविंग, ठीक है। अब एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको परसिक्यूशन के आ रहे हैं, सस्पिशियसनेस के साइन सिम्टम आ रहे हैं, लैक ऑफ इंसाइट है वो, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया हो सकता है, सिंपल सिजोफ्रेनिया हो सकता है, हेबेप्रेनिक सिजोफ्रेनिया हो सकता है, या फिर अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। जो सारे ही आपको ये दिखे यहाँ पे सिम्टम्स बता रहे हैं, शो हो रहा है कि क्लाइंट को किसकी प्रॉब्लम है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की यहाँ पे कंडीशन है। क्या होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, सिंपल, हेबेप्रेनिक और यहाँ पे अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया, देख लेते हैं एक बार। देखिए, आपको ये स्लाइड शो हो रही है, एकदम यहाँ पे सिंपल तरीके से अपन सिजोफ्रेनिया समझेंगे। सिजोफ्रेनिया जो साइकेट्री की काफी इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, और एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू इस टॉपिक में से मिलता है आपको। आगे भी मैं पढ़ाऊंगा सिजोफ्रेनिया क्या होता है, स्लाइटली ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ताकि आप खुद से जब आप पढ़ो तो आपको थोड़ा पता रहे। तो सिजोफ्रेनिया के बारे में क्या क्या इफेक्ट है देख लेते हैं एक बार। तो सिम्टम प्रेजेंट होने चाहिए लॉन्गर देन 6 मंथ तक, ठीक है, तभी हम उसको सिजोफ्रेनिया के अंदर हम बता सकते हैं ICD-10 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, सिम्टम फॉर 1 to 6 मंथ, सिजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर
के अंदर आपको जो है इंक्लूड करना है इसको। हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन लेनी है, फिर जब एमसीक्यू पूछेंगे आपसे उससे पूछेंगे पॉजिटिव सिम्टम्स से और नेगेटिव सिम्टम्स से। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब क्या हो रहा है, सपोज ये आपका क्या है, बिहेवियर है, इस बिहेवियर के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स जो है अकर हो रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो किस में आते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स में। नेगेटिव सिम्टम्स में ये आपका बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर, और नॉर्मल बिहेवियर से ही आपके जो नॉर्मल फंक्शंस है वो ही क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो वो किस में आते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स है। मतलब आपका जो इफेक्ट है, आपका जो इमोशन है, पहले आपका कैसा था, नॉर्मल इमोशन था, आप खुश होते थे, आप दुखी होते थे, आप क्राई करते थे, सब चीजें। मगर आपको नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब आपका जो इमोशन है वो कैसे हो गया, फ्लैट हो गया, ना आपको खुशी का पता लग रहा है, ना आपको, मतलब अलग-अलग टाइप के सिज़ोफ्रेनिया होते हैं जिसके अंदर अलग-अलग बिहेवियर आते हैं, मगर अफेक्ट जो है वो फ्लैटनिंग होता है, वो किसमें आता है, नेगेटिव में। एलोजिया, ठीक है, पहले आप अच्छे से बात कर पाते थे, मगर जब सिज़ोफ्रेनिया हुआ तो आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, आपके पास में थॉट कम हो गए, पॉवर्टी ऑफ स्पीच देखने को मिल गया, मतलब बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई, थॉट के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, मतलब मल्टी सिस्टम जो आपका ब्रेन का आपका जो पार्ट है, ठीक है, थॉट, मेमोरी, स्पीच वगैरह सब यहाँ पे क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, ठीक है। सोशल डिटैचमेंट देखने को मिल रहा है आपको, अपैथी देखने को मिल रही है, ठीक है, अटेंशन जो यहाँ पे वो कम हो रहा है, ठीक है, मतलब अपने बिहेवियर में प्रॉब्लम्स जा रही है, मतलब नॉर्मल होना चाहिए मगर उससे भी कम है, तो वो किस में आता है, नेगेटिव में। नॉर्मल होनी चाहिए और उससे ज्यादा हो रहा है, मतलब हेलुसिनेशन एक्स्ट्रा में कुछ ऐड हो रहा है, डिल्यूजन एक्स्ट्रा में कुछ ऐड हो रहा है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो रही है, ठीक है, इनकोहेरेंस वगैरह देखने को मिल रहा है वहाँ पे, क्लैंग एसोसिएशन देखने को मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर देखने को मिल रहा है, सब सारे पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एमसीक्यू बनता है आपसे कि 4 ए सिम्पटम्स क्या होते हैं? तो 4 ए सिम्पटम से एमसीक्यू बनता है कि कौन सा 4 ए सिम्पटम में ये सिम्पटम नहीं आएगा? आंसर आपका क्या रहेगा? एनहेडोनिया। नॉट इंक्लूड 4 ए सिम्पटम्स में कभी भी एनहेडोनिया नहीं आएगा। तो कौन-कौन से देखने को मिलेंगे? ऑटिज्म देखने को मिलेगा एक तो। दूसरा एसोसिएटिव लूजनेस। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? एम्बिवेलेंस। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा लास्ट में? अफेक्ट। ये क्या होगा? फ्लैट अफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मतलब कौन सा नहीं होगा? एनहेडोनिया, क्योंकि ये सिमिलर है ए से, तो एनहेडोनिया को एक्सेप्ट करके भी एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप इसको? एंटीसाइकोटिक दोगे, टिपिकल एटिपिकल वाली, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी, आगे भी पढ़ेंगे जब ड्रग्स आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक बेस्ट फॉर नेगेटिव सिम्टम। अगर यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, आंसर क्या रहेगा, कौन सी यहाँ पे देनी है, जो नेगेटिव सिम्टम्स के लिए एटिपिकल मतलब न्यू वाली, क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, इनको हमें प्रोवाइड करवानी है। चलिए, ये हो गया सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड। अभी यहाँ पे क्या है, कुछ टाइप्स है अपने सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले तो जो आईसीडी-10 के अंदर जो सिजोफ्रेनिया को यहाँ पे 2 सब टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, दूसरा सिंपल सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे स्लाइड से। नेक्स्ट देखिए, पैरानोइड, कैटाटोनिक, हैबेफ्रेनिक में क्या होता है, जो पर्सनैलिटी होती है किसी पर्सन की वो कैसी होती है, डिसऑर्गेनाइज, मतलब चाइल्डिश, सिली बिहेवियर करता है क्लाइंट। अनडिफरेंशिएट के अंदर यहाँ पे डोंट रियली फिट अ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के अंदर फिट नहीं हो पा रहा है, मतलब यहाँ पे अपन इतना डिफिकल्ट होता है डायग्नोसिस करना कि यहाँ पे पता नहीं लग सकता है कि कौन सा डिफरेंस, कौन सा सिजोफ्रेनिया है, तो उसके अंदर किसमें इंक्लूड करते हैं, अनडिफरेंशिएट के अंदर। नेक्स्ट क्या है, रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। तो रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया जो है उसको आ रखा है पास्ट में, बट नो लॉन्गर एग्जिबिट साइन ऑफ सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर। तो आंसर क्या रहता है, रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड के अंदर सख्त संदेह वाली कंडीशन, ऐसे ही डिल्यूजन आएंगे, ऐसे उसको हेलुसिनेशन आएंगे। कैटाटोनिक में जो है मोटर एक्टिविटी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम नेगेटिविज्म देखने को मिलेगा, और बाकी हम चीजें आगे पढ़ते जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, A client with chronic undifferentiated schizophrenia is receiving an antipsychotic medication. एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन ले रहा है और क्लाइंट को भी प्रॉब्लम किसमें है, अनडिफरेंशिएटेड schizophrenia, जो मैंने अभी आपको लास्ट के अंदर समझाया था। और अभी ले क्या रहा है, वो हेलोपेरिडोल ड्रग को कंज्यूम कर रहा है। द क्लाइंट इज नॉट सिटिंग स्टिल एंड मूविंग असाइड आउटसाइड द वार्ड। अब जो क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो एक जगह पे बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है आउटसाइड द वार्ड के अंदर, घूम रहा फिर रहा है, मगर वो एक जगह शांति से बैठ नहीं पा रहा है। फॉर विच पोटेंशियली एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस साइड इफेक्ट शुड ए नर्स मॉनिटर। अब ये कौन सा एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है, एकाथीसिया है, ओक्यूलोगारी क्राइसिस है, कार्डियो डिस्काइनेशिया है, या फिर सूडो पार्किंसोनिज्म है।
कौन सा यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स का यहाँ पे शो हो रहा है ये? क्या रहेगा आंसर यहाँ पे? अभी देखिए आपको एक यहाँ पे स्लाइड शो हो रही होगी, जहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ऑफ हेलोपेरिडोल। आंसर क्या रहेगा? देखो सबसे पहले तो मैक्सिमम कौन करता है एंटीसाइकोटिक? तो हेलोपेरिडोल। और कौन से टाइप का हेलोपेरिडोल होता है, कौन से टाइप की एंटीसाइकोटिक होती है? तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक। ठीक है, मैक्सिमम एपीएस कौन प्रोजेक्ट कौन अकर कर रहा है? तो हेलोपेरिडोल। नेक्स्ट देखिए कौन कौन से टाइप के जो एक्स्ट्रा पेरिडोल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, एक्यूट डिस्टोनिया। एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से, देखिए कंप्लीट स्लाइड से कंप्लीट हम जो है एक्स्ट्रा एपीएस सिम्टम पढ़ लेंगे। देखिए क्या है, एक्यूट मीन्स अर्ली ऑनसेट 1 to 5 days ड्यूरिंग ड्रग इनिशिएशन। तो सबसे जल्दी कौन सा यहाँ पे ईपीएस देखने को मिलता है? आंसर क्या रहेगा? एक्यूट डिस्टोनिया। यहाँ पर क्या होगा, अनकंट्रोल्ड मसल स्पाज्म देखने को मिलेंगे नेक, फेस और टंग पे। चलिए इसके बाद में क्या आता है, पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म जो है 1 to 4 वीक पे स्टार्ट हो जाता है। तो पार्किंसन जैसे फीचर्स आते हैं यहाँ पे, मसल रिजिडिटी आती है, ब्रेडिकाइनेशिया आता है, ट्रेमर्स आते हैं, ठीक है, पिल रोलिंग ट्रेमर्स आते हैं पार्किंसन में। नेक्स्ट देखिए एकाथीसिया, ये क्या है, अकर ड्यूरिंग 5 to 60 डेज के अंदर ये, जो है जनरली स्टार्ट होते हैं। रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, इरेसिस्टिबल डिजायर टू मूव अराउंड। यहाँ पे ऐसी डिजायर आती है कि वो अंदर बाहर जो है घूमता रहे, इसे हम क्या कहते हैं? एकाथीसिया। नेक्स्ट क्या है, एनएमएस न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। बेंजट्रोपिन यहाँ पे ड्रग्स की ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। चलिए वो अलग मैटर है, जब मैं ड्रग्स पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ेंगे हम इसको। नेक्स्ट देखिए जो है वीक टू मंथ के अंदर शुरू होता है, मसल रिजिडिटी देखने को मिलती है, फीवर देखने को मिलती है, अनस्टेबल बीपी। एमसीक्यू बनता है, देखिए साइन सिम्टम्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो एमसीक्यू में आपको देखना है क्या कि बीपी उसका कैसा है, अनस्टेबल होगा। साथ में मायोग्लोबिनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है, यूरिन जो है वो मायोग्लोबिन को यहाँ पे वहाँ यूरिया भी देखने को मिल सकता है और मायोग्लोबिनेमिया भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है टार्डियो डिस्कानेशिया, ये सबसे लेट साइन है। ठीक है, टार्डियो डिस्कानेशिया लेट साइन है, एक्यूट डिस्टोनिया क्या है, अर्ली साइन है। तो देखिए टार्डियो का मतलब भी क्या होता है, लेट होता है। तो मतलब मंथ्स टू ईयर लग जाते हैं आते आते। इनवॉलेंट्री पेनलेस मूवमेंट ऑफ फेस, अपर लिम्स यहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। तो एमसीक्यू आपसे क्या पूछा गया था कि वार्ड के अंदर वो घूम रहा है पेशेंट, तो आंसर क्या रहेगा? यहाँ तक सबके कोई डाउट क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था एकाथीसिया का मतलब क्या होता है, पर्सन जो है वो सीटिंग नहीं कर पा रहा है, उसको ऐसी डिजायर आती रहती है अंदर से कि इधर उधर में घूमू। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए एकाथीसिया। तो यही इसके बारे में आपसे पूछा गया है। हेलोपेरिडोल आपको यहाँ पे स्टॉप करनी है और यहाँ पे आपको अटिपिकल एंटीसाइकोटिक देनी है। कौन सी दे सकते हो, ओलेंजापाइन दे सकते हो, जिससे मिनिमम आपको एंटीसाइको जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट, A nurse is caring for an older patient with congestive heart failure. एक congestive heart failure का एक patient है. The nurse can anticipate which medication will prescribed by the healthcare provider. अब यहाँ पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा कौन सी मेडिकेशन यहाँ पे प्रिस्क्राइब की जाएगी, अमायोडेरोन को, क्लोपिड्रोग्रेल को, एस्प्रिन को या फिर डिजोक्सिन को। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, या फिर नर्स जो है कौन सी मेडिकेशन को यहाँ पे देखेगी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब करने वाला है। तो कौन सी यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, एंटिसिपेट क्या करेगी नर्स, देखते हैं। चलिए क्या पूछा आपसे, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जो है हार्ट जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना बंद कर देता है, जिससे बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसी ड्रग देनी होगी जो हार्ट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पंप कर सके। तो कौन सी ड्रग से प्रॉपर तरीके से पंपिंग रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव आयरन ट्रॉफिक यहाँ पे कौन सी ड्रग देंगे, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी डाइजोक्सिन यहाँ पे जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो डाइजोक्सिन एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाइजोक्सिन, लिथियम, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी ड्रग्स जो है इंपॉर्टेंट है। और कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड जो है सारी सारी ड्रग्स आपको पढ़नी है, एमसीक्यू पूछा जाता है। तो देखिए जो डाइजोक्सिन है, इसके मोड ऑफ एक्शन की हम बात करें, बस वर्बली बताऊंगा और लिखूंगा कम। ठीक है, देखो तो मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है, एक तो होती है पॉजिटिव आयनोट्रोफिक होती है। सेकंड क्या होती है, नेगेटिव ट्रोमोट्रोफिक और क्रोनोट्रोफिक।
इनका मीनिंग क्या होता है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, एक तो ये क्या करेगी, फोर्स को इंक्रीज करती है एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, किसकी, कार्डियक मसल को, ताकि वो क्या हो, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो। दूसरा नेगेटिव क्रोनोट्रोफिक, तो क्रोनोट्रोफिक का मतलब क्या होती है, ये क्या करती है, हार्ट रेट को कम करती है। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी पेशेंट के डायजोक्सिन चल रही है तो वहां पर हम हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि डायग्नोस्टिक जो डायजोक्सिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, नेगेटिव क्रोमोट्रोफिक भी है। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोफिक, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये तो हो गए इसके मैकेनिज्म एक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू। अब देखिए आगे और क्या एमसीक्यू मिलेगा कि आपको नर्सिंग केयर क्या करनी है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ से एमसीक्यू बनता है वही पढ़ेंगे, और आगे और फर्दर फ्यूचर में कभी एमसीक्यू आएगा डाइजेशन का, क्योंकि लास्ट 5 ईयर के एमसीक्यू हम सोल्व कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी आए होंगे एमसीक्यू, उनमें भी आपको डिस्कस करूंगा। अभी हम डिस्कस करने वाले नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में क्या करनी है, एपिकल पल्स को आपको असेस करनी होती है, कितने टाइम तक, तो 1 मिनट तक। और अगर आपको क्या मिलेगा तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो देखिए एडल्ट में अगर लेस देन 60 है तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। सेकंड देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में लेस देन 70 तो आपको स्टॉप करना है। और यही अगर एमसीक्यू आपसे पूछ लेते इन्फेंट में कब करना है, तो इन्फेंट में कब करना है, लेस देन 90 में इन्फेंट में इसको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो अब आपने क्या देख लिया, ये सारी चीजें देख ली आपने। अब अगर इससे लेवल क्या है, डिक्रीज है, तो ये क्या डिनोट करता है, टॉक्सिसिटी हो गई है। तो टॉक्सिसिटी होने में फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, ये आपसे एमसीक्यू पूछा सकता है। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या करना है, स्टॉप करना है इमीडिएटली। उसके बाद में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और बाद में एंटीडोट वगैरह वो डिगेबिन वगैरह वो अपन बाद में देंगे, मगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, स्टॉप करनी है, इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। नॉर्मल लेवल कितना रहता है, ठीक है, तो 3.5 टू 5.1 मिली इक्वलेंट पर लीटर तक आपका है, ये नॉर्मल रहता है। किसका लेवल नॉर्मल रहता है, ये क्या है, पोटेशियम है। तो डाइजेशन के अंदर हमेशा आपको किसको मॉनिटर करना है, पोटेशियम को। पोटेशियम नॉर्मल 3.5 टू 5.1, ठीक है। हाइपोकेलेमिया क्या करता है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है, और हाइपरकेलेमिया टॉक्सिसिटी होने के बाद में ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, थेरापेटिक रेंज क्या है डिजोक्सिन की, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। तो ये कितनी है, 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml तक क्या रहती है इसकी थेरापेटिक रेंज रहती है। मोर देन 2 को जो आप किस में इंक्लूड करते हो, टॉक्सिसिटी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। इसलिए जब कभी क्लाइंट में डिजोक्सिन चल रहा है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पोटेशियम रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे, ताकि हाइपोकेलेमिया ना हो। और हाइपोकेलेमिया होने से क्या होता है, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी आप में देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद में देखिए 2 एमसीक्यू मुझे लास्ट आपको और बताने हैं। अगर ये तो डोज जो थी थेरापेटिक डोज किसकी थी, एडल्ट की थी। अगर यही एमसीक्यू आपसे पूछा रहता कि इन्फेंट के बारे में डोज बता दीजिए सर कितना होता है, तो इन्फेंट में कितना होता है, 0.04 mg पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे। और यही अगर 1 to 3 ईयर का बच्चा हो तो यहाँ पर कितना दोगे आप इसको, 0.08 mg पर केजी पर डे। एक एमसीक्यू और जाएगा कि पोटेशियम रिच डाइट तो देनी है, मगर कौन सी डाइट नहीं देनी है, तो अगेन एक देख लीजिए, अवॉइड हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट को क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, डाइजोक्सिन के एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। बॉडी में जब डाइजोक्सिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो किस प्रकार से उसका जो है वो अच्छे से वर्क करेगा। अगर क्लाइंट ने हाई फाइबर डाइट ले ली है तो 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में उसको क्या करना है, ड्रग आपको नहीं देनी है। या फिर नेसेसरी है कि भाई हाई फाइबर डाइट देनी पड़ेगी उसको, कॉन्स्टिपेशन है, इसलिए आपका करना है 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में क्लाइंट को डाइजोक्सिन ड्रग नहीं देनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a nurse giving dietary instruction to a patient who has risk for coronary artery disease, which oil should be avoided। तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज से प्रिवेंट करना है तो कौन सी यहाँ पे ऑयल को हमें अवॉइड करना होगा, कोकोनट ऑयल को, सनफ्लावर ऑयल को, ऑलिव ऑयल को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप जिस ऑयल को अवॉइड करोगे तो वो आंसर क्या है, कोकोनट ऑयल। चलिए इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। कुछ हमने 15 एमसीक्यूज के अराउंड हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और इसके साथ में जब मैंने डिस्कशन करवाता हूँ मैं आपको, तो वहाँ पर मैं आपको
खूब सारे एमसीक्यू सोल्व करवाता हूँ। अब आपने अगर नोट्स में लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने टोटल आपको कितने एमसीक्यू सोल्व करवाए हैं, और सारे के सारे एमसीक्यूज हाई यील्ड एमसीक्यूज हैं। एग्जाम में आने के चांसेस उतने ही हैं जितने इन एग्जाम्स के अपने एग्जाम में आने की संभावनाएं थी। ठीक है, ये जो अभी एमसीक्यू सोल्व करवा रहा हूँ मैं, इनकी जितनी संभावनाएं थी लास्ट नोट सेट में आने की, जो मैं भी डिस्कशन कर रहा हूँ, उनकी उतनी संभावनाएं हैं अगले नोट सेट में आने की। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर अगेन कुछ हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। ठीक है, और जहाँ से कॉन्सेप्ट के अंदर मैं कुछ आपको न्यू एमसीक्यूज बताऊंगा जो हर बार एग्जाम में कुछ न्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको हो सकता है आपको वही एमसीक्यूज आपको या फिर उस टॉपिक में से आपको एमसीक्यू देखने को मिले। थैंक यू सो मच।